हरे कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉमन एरर्स पढ़ेंगे। यानी कि इंग्लिश के जो एरर बनते हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल होगी आज की शीट। और ऐसी मैंने 5 से 7 शीट बनाई हैं, तो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा एक के बाद एक, स्टेप टू स्टेप। आप इस शीट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, इसके नोट्स बनाना। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको खुद ही इम्प्रूव दिखेगा कि इंग्लिश में जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ अभी, ये अक्सर पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जा रही हैं। हर एग्ज़ाम में इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत कोई हार्ड नहीं है। तो आप इनको बहुत ही ईजीली पढ़ सकते हो, ईजीली समझ सकते हो। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर एक फ़ोबिया होता है इंग्लिश को लेकर, एक फ़ोबिया होता है मैथ्स को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक फ़ोबिया होता है। वो जो उनका डर है, वो डर इस वजह से है क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट को तरीके से नहीं पढ़ा है, यानी कि बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ा है, स्टेप टू स्टेप नहीं पढ़ा है। किसी ने आपको बोल दिया ये बेसिक है, मान लो कोई नाउन से स्टार्टिंग कर दे रहा है और आपको बोल रहा है कि ये बेसिक है। किसी ने 10 से शुरुआत कर दी, बोल दिया ये बेसिक है, तो आप तो बेसिक उसको मान लेते हो। लेकिन एक स्टेप टू स्टेप अगर चढ़ाई की जाए तो आपको पता है मंजिल मिलना मुश्किल नहीं है, आसान है। सेम सब्जेक्ट की बात है, सेम लाइफ की बात है। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को इजीली समझना चाहते हो तो उसको स्टेप टू स्टेप लेके चलो। तो ये जो मैं आपको एरर डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसी 5 से 7 सीट हैं, ये स्टेप टू स्टेप हैं, एक के बाद एक समझनी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड सीट समझ ली, फर्स्ट पहले समझी नहीं है। पहले आप फर्स्ट सीट को ही पढ़ेंगे, देन सेकंड को पढ़ेंगे, देन थर्ड को पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये स्किल है। अगर आप इसको अभी ढंग से सीख जाते हो तो लाइफ टाइम आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ये शीट रहेगी, ये अभी रहेगी मिक्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं है। ये टोटल इंग्लिश से जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उस पर बनाई गई है। फिर मैं इसके बाद जो वीडियोस अपलोड करूँगा वो चैप्टर टू चैप्टर भी होंगी, नाउन पर भी होंगी, आर्टिकल्स पे भी होंगी, नरेशन पे भी होंगी, मतलब सभी चैप्टर्स पे होंगी। तो आप बने रहिए चैनल पे, ध्यान से डेली की वीडियो को नोट्स बनाओ, पढ़ो, आपको खुद ही इम्प्रूव दिखाई देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन एरर, उसमें हम देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूजिंग इफ़ कंडीशनल्स। देखो, एक इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है। जिस टाइम आप ये वीडियो को देखते हो, सुनते हो, उस टाइम कॉपी पेन साथ लेके बैठें। एक एक चीज़ नोट करनी है आपको, क्योंकि आपको खाली समझने से काम नहीं चलेगा, उसके नोट्स भी बनाने हैं और उनको फिर रिवाइज भी करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। देखो, इसकी हिंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मान लो इसकी हिंदी की सेंस निकालते हो, फिर आपको उसकी हिंदी की सेंस कुछ लगती है, किसी बच्चे को कुछ लगती है। आपको हिंदी नहीं बनानी है। अगर आपको बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में आप हिंदी बनाना छोड़ दें। सबसे पहले तो आपको उसमें सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो उसका रूल है, बस वो समझ आना चाहिए। आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो इनकरेक्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है, इफ़ आई विल विजिट लंदन, आपको सबसे पहले तो ये बात लिखनी है कि कोई भी सेंटेंस अगर इफ़ से शुरू होता है, अनटिल, अनलेस, सपोज या सपोजिंग दे देता है कई बार। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इफ़, अनटिल, अनलेस, सपोज, प्रोवाइडेड, वैन, अगर इन शब्दों से, इन वर्ड से आपका कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के अंदर आप कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे। नोट बना के लिख लेना इस बात को। आपका सेंटेंस अगर इफ़ से शुरू हो, वैन से शुरू हो, अनटिल से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, प्रोवाइडेड से शुरू हो, या सपोज या सपोजिंग से शुरू हो, तो आपको अपने उस पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं हमें, इफ़ आई विल विजिट लंदन कोमा आई विल मीट यू।
तो इन दो पार्ट में से जो इफ़ वाला पार्ट है, केवल वो सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उस सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे जिस सेंटेंस में इफ़ या अनलेस अनटिल जो वर्ड्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर वो वर्ड्स हों या उनसे शुरुआत हो, उस सेंटेंस के अंदर आपको विल या शैल यूज़ नहीं करना है। बाकी जो दूसरे वाला उसके आगे आई विल मीट यू, उससे आप विल या शैल नहीं हटा सकते। तो ध्यान रखना है, केवल उस सेंटेंस से आपको विल या शैल रिमूव करना है जिस सेंटेंस में ये गिवन वर्ड्स हों जो मैंने अभी बताए हैं आपको। तो देखिए इसमें करेक्ट दिया हुआ है आपके सामने, इफ़ आई विजिट लंदन, यानी इस सेंटेंस में हमने विल को रिमूव कर दिया है, और जो दूसरा विल है आई विल मीट यू, उसको हमने रिमूव नहीं किया है। तो हमेशा केवल फर्स्ट सेंटेंस से, फर्स्ट मीन्स जिसमें ये कंडीशनल वर्ड लगे हैं, जिन वर्ड्स का मैंने नाम लिया है, इफ़ वैन अनटिल अनलेस सपोज प्रोवाइडेड, इन सभी को लिखकर इनके साथ में लिख लेना कि ये सभी कंडीशनल वर्ड्स हैं। और जब भी कंडीशनल वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होगा, केवल उस सेंटेंस से हम विल या शैल को हटा देंगे। आगे भी एग्जाम्पल इसी के ऊपर दिए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। जैसे मैरिड विद और मैरिड टू लिखा हुआ है, हमें अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी एक हैबिट, एक आदत बन चुकी है, जैसे कि मैरिड विद का अर्थ निकालते हैं हम क्या, कि उसके साथ शादी, ठीक है, तुम्हारे साथ शादी, मेरे साथ शादी, यानी के साथ की सेंस के लिए बच्चे क्या समझ लेते हैं, विद लगा दें। तो इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए एक बार आप, शी इज़ मैरिड विद एन इंजीनियर। यहाँ पर मैरिड के बिल्कुल बाद विद जो लिखा है वो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर मैरिड के साथ विद का अर्थ के साथ निकाल लेते हैं, जबकि जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैरी एक वर्ब है, मैरी वर्ब की जो डिमांड है, मैरी वर्ब के साथ कभी भी विद का यूज़ नहीं करना है, मैरी वर्ब के साथ केवल आप टू का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है जो आपको समझाई जाए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं, जैसे टॉक के साथ टू लगता है, वेट के साथ फोर लगता है, इसी तरह मैरिड के साथ टू लगेगा, कभी भी विद नहीं लगाना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे रूल में लिखा भी है, टू इज़ अ करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज़ विद मैरिड। मैरिड के साथ हम टू यूज़ करेंगे जो कि करेक्ट प्रेपोजिशन कहलाती है। थर्ड पार्ट लिखा है एवरी विद सिंगुलर नाउन, एवरी विद प्लूरल नाउन। इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि एवरी सिंगुलर नाउन के साथ भी लगेगा और एवरी प्लूरल नाउन के साथ भी लगेगा। इसका मतलब ये है, हमने जो ये टाइप किया है इसका मतलब ये है कि एवरी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा तो क्या होगा, या सही होगा या गलत माना जाएगा, या एवरी प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा तो सही माना जाएगा। तो इनकरेक्ट में लिखा है एवरी स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास। देखो एवरी और ईच दो वर्ड्स को आपको हमेशा सिंगुलर मानना है। एवरी और ईच को आपको हमेशा सिंगुलर मानना है, और जब ये किसी नाउन से पहले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नाउन है, जब भी किसी नाउन से पहले, बिल्कुल पहले एवरी या ईच आ जाएं तो आपको उनको सबसे पहले तो एडजेक्टिव मान लेना है। यानी यहाँ पर एवरी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि नाउन से पहले यूज़ हुआ है। इंग्लिश में एक फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर एवरी की संगत प्लूरल है तो एवरी के बाद वाला वर्ड हमेशा प्लूरल आएगा। अगर एवरी की संगत यानी एवरी खुद सिंगुलर है तो उसके बाद वाला वर्ड सिंगुलर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी और ईच को आपको हमेशा सिंगुलर मानना है। एवरी और ईच को आपको हमेशा सिंगुलर मानना है। और मैंने अभी आपको बताया जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि एवरी खुद सिंगुलर है तो उसके बाद वाला वर्ड भी सिंगुलर होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। तो आपके सामने लिखा है करेक्ट में एवरी स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास, यानी जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें एवरी के बाद स्टूडेंट्स जो कि एक प्लूरल है लिख दिया गया, जो कि गलत समझा जाएगा। तो आज से एवरी और ईच को देखते ही आप समझ जाओ कि ये सिंगुलर वर्ड है, और अगर ये किसी नाउन के पहले लिखे हुए हैं तो आपको इनको मानना है कि वो दोनों के दोनों वर्ड वहाँ पर ईच भी और एवरी भी हमारे एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योर
और फिर उसके बाद लिखा है यू एपोस्ट्रोफी एस और आर ई। यहाँ पे देखो थोड़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड है, यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है इनको देखकर। जैसे योर जो लिखा है और उसके बाद स्लैश या ओब्लिक करके जो लिखा है यू और फिर एपोस्ट्रोफी आर ई, तो बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि दोनों एक ही हैं, जबकि ये दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है जो इनकरेक्ट वाला है, वट वॉज यू आर आंसर। वट वॉज यू, यू के बाद एपोस्ट्रोफी आर आंसर, जो कि गलत है। क्यों गलत है उसकी वजह समझिए आप। देखो जो यू एपोस्ट्रोफी आर ई है, इसको बहुत अच्छे से लिख देना है कॉपी में, जो भी नोट्स बना रहे हैं आप। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। जो यू के बाद आर ई लिखा है, ये आर ई का मतलब है ए आर ई। आर ई का मतलब है ए आर ई, यानी आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर जो होती हैं उनमें से जो आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वो है, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, उसको लिखने का शॉर्टकट है ये, और कोई नई चीज़ नहीं है ये आपके लिए। यू के बाद जो एपोस्ट्रोफी आर ई लिखा है, इसका अर्थ है यू आर। जैसे हम बोलते हैं यू आर गोइंग, यू आर स्लीपिंग, तो ये वो वाला आर है। आर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। अब आप अपने सेंटेंस की डिमांड देखिए। जो इनकरेक्ट में लिखा है वट वॉज यू आर आंसर, जो यहाँ पर आंसर है वो एक नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब नाउन के बाद आती हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब नाउन से पहले आती हैं। नाउन के पहले केवल दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, या तो एडजेक्टिव या तो आर्टिकल्स। नाउन के पहले केवल दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, या तो एडजेक्टिव या तो आर्टिकल्स। तो हमारा जो आंसर नाम का नाउन है, हम उसके पहले एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, और जो ऊपर रेड में लिखे हुए हैं योर और यू आर, इनमें से जो योर है, योर इज़ अ एडजेक्टिव। योर एक एडजेक्टिव का काम करता है, और माई, योर, देयर, आर, आर मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, ओ यू आर, हिज और हर, ये छः के छः वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इनका नाम है पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, माई, योर, देयर, देयर कौन सा, THEIR वाला, माई, योर, देयर, आर, हिज और हर, ये छः वर्ड्स आपके पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो किसी भी नाउन से पहले आकर उसी नाउन पर अधिकार बताते हैं, पोजेशन करते हैं। यानी किसी भी नाउन पर अपना पोजेशन बताने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारा माई, योर, देयर, आर, हिज और हर, ये छः पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बाकी और एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ लेना है। आपको एग्जाम्पल में लिखा है वेयर इज़ योर सेल फोन्स, यहाँ पर भी योर ही ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखिए सेल फोन यानी कि एक नाउन है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का यूज़ होगा, और एडजेक्टिव हमारा योर है, ना कि यू आर है। तो आपको यू आर कब यूज़ करना है? जैसे आप कोई नॉर्मली सिंपली सेंटेंस बोल रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश, तब आपको यू आर यूज़ नहीं करना है, तब आपको यूज़ करना है यू और एपोस्ट्रोफी आर ई जो लिखा है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ भी यू के बाद आपको आर ई वाला यूज़ करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपको अगर ये चीज़ समझ में एक बार में ना आए तो इसको 2 या 3 बार सुनना, और इसको ये अच्छे से नोट्स बनाना। उसके बाद लिखा है यहाँ पर इट्स, और फिर स्लैश या ओब्लिक करके लिखा हुआ है इट एपोस्ट्रोफी एस। देखो दोनों में यहाँ भी फ़र्क है। ये बड़े कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं और गलती करा देते हैं एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स संडे मॉर्निंग। देखो जो इट्स संडे मॉर्निंग है ना, यहाँ पे इट्स अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि इट्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट्स एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट का काम कहें, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोजेशन का काम। तो देखिए आगे चल के ये चीज़ें भी मैं प्रोनाउन के चैप्टर में डिस्कस करूँगा। फिलहाल जितनी ज़रूरत है मैं उतना बता दे रहा हूँ आपको। जैसे करेक्ट में लिखा है इट्स,
यहाँ पर इस इट्स का मतलब है इट प्लस इज, यानी कि जो ये सिंगल एस आपको दिखाई दे रहा है ये इज है। तो ये कहना चाहता है इट इज़ संडे मॉर्निंग। इट इज़ संडे मॉर्निंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, बट इट्स संडे मॉर्निंग इज़ अ रॉन्ग। तो आपको जब भी कभी सेंटेंस को शुरुआत करनी है, जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, तो आप आई टी एस जो इकट्ठा लिखा है जिसे हम इट्स पढ़ रहे हैं उसका यूज़ नहीं करना है। आपको जब भी अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है, यानी अपने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट कभी भी आप इट्स को नहीं बना सकते, सिंगल इट को बना सकते हो। इट जो है वो सब्जेक्ट है, इट्स कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और सब्जेक्ट को अपने बिल्कुल बाद एक वर्ब चाहिए होती है। सब्जेक्ट को अपने बिल्कुल बाद एक वर्ब चाहिए होती है, और वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से होती है। तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? जो एपोस्ट्रोफी एस लिखा है वो इज है, उसको भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था यू आर वाली कंडीशन, सेम वही कंडीशन ये है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जैसे बिल्कुल लास्ट में देखिए लिखा है, एग्जाम्पल्स के नीचे लिखा हुआ है इट्स रेनिंग आउटसाइड। इसका मतलब क्या बना? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो आपको पता ही है कि इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़, इट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज़। तो इज़ के बाद रेन वी वन के बाद आई एन जी, यानी कि इट्स रेनिंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। चलिए जी, थोड़ा और बचा है। फोर्थ पॉइंट देखिए अब। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है यूजिंग बट एंड ऑल दो टुगेदर। सबसे पहले तो एक बात नोट कर लो आप लोग, ये क्वेश्चन करने से भी पहले, ऑल दो, ए एल टी एच ओ यू जी एच जो लिखा है यहाँ पे, ऑल दो और दो। एक तो ऑल दो स्लैश लगा के दो भी लिख लो, दो में सिर्फ ए हट जाएगा, दो में सिर्फ सॉरी ए एल हट जाएगा, वो बन जाएगा दो। तो जो ऑल दो और दो है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये दोनों सेम कंडीशन में यूज़ होते हैं, दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑल दो और दो बोथ आर द सेम। ऑल दो और दो का एक पेयर होता है जिस पेयर का नाम है बट सॉरी येट। ऑल दो और दो का जो पेयर होता है उसका नाम है येट, वाई ई टी येट। या फिर येट पेयर में ना दिया जाए, अगर येट ना दिया गया हो तो फिर इसका पेयर कोमा को माना जाता है। यानी ऑल दो और दो दोनों का जो पेयर वर्ड है वो आपको या तो येट मानना है या फिर आपको कोमा मानना है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा और बेसिक से। आपने बहुत बार सुना होगा आइदर और नाइदर नोर। जिस तरह आइदर का पेयर, आइदर का जोड़ा और है, उसी तरह नाइदर का जोड़ा नोर है, और सेम उसी तरह ऑल दो और दो का जोड़ा येट है। आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। तो आपको सेंटेंस के अंदर चेक करना है कि अगर ऑल दो या दो से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो उस सेंटेंस में कहीं भी बट दिया गया है तो बट गलत है, और बट की जगह पर हमें वहाँ पर येट का यूज़ करना है या फिर कोमा का यूज़ करना है। आप या तो येट लगा सकते हैं या फिर कोमा, दोनों ठीक है। जैसे इनकरेक्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट। इस पूरे सेंटेंस में गलती क्या आप समझ चुके होंगे। करेक्ट में लिखा है ऑल दो इट वॉज रेनिंग, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कोमा है, बट हटा दिया गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि या तो ऑल दो या दो का पेयर कोमा होगा या फिर येट होगा। आप कोई भी सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे लास्ट में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, ऑल दो सेल फोन्स हैव मैनी मेरिट्स कोमा डिमेरिट्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। यानी कि कोमा का ही यूज़ किया गया है पेयर के लिए। हाँ, अगर आप कोमा को हटा दें तो आप येट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक माने जाते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है बच्चों नंबर 8 पर।
यूनिक और मोस्ट यूनिक। इनकरेक्ट में लिखा है दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके लिए, बहुत ही शॉर्टकट सी बात है, छोटी सी बात है, इसको ध्यान से समझना बस। यूनिक एक ऐसा वर्ड है, देखो यूनिक है क्या पहले तो ये पता होना चाहिए। यूनिक इज़ एडजेक्टिव। मैंने आपको 2 या 3 बार इस शीट में बताया है कि नाउन के बिल्कुल पहले या तो आर्टिकल यूज़ होगा या फिर एडजेक्टिव यूज़ होगा। तो हमारे दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस, इस पूरे सेंटेंस में जो ड्रेस वर्ड है वो एक नाउन है, और ड्रेस के बिल्कुल पहले जो यूज़ हुआ है यूनिक, वो एक एडजेक्टिव है। और यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले आप कभी भी मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं कर सकते। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले कभी भी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। वो खुद में सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, वो सारी डिग्री खुद में खुद है। यानी यूनिक को अपने से पहले कोई भी मोस्ट या मोर टाइप वर्ड नहीं चाहिए। अब आप करेक्ट में देखिए, दिस इज़ द यूनिक ड्रेस। अब ये सेंटेंस ठीक माना जाता है। तो आपको बस क्या लिखना है इसमें, यूनिक एक एडजेक्टिव है, यूनिक के पहले कोई भी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद में अपने आप में सुपरलेटिव भी है और अपने आप में ही कंपैरेटिव भी है। जैसे एडजेक्टिव के चैप्टर में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं सीनियर, जूनियर। अब जैसे सीनियर है, सीनियर वर्ड के पहले कभी भी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता। तो सेम उसी तरह यूनिक वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले कभी भी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप एक बार दोबारा इस शीट को, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और फिर भी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में वो चीज़ लिख देना, टाइप कर देना। मैं उसके लिए दोबारा एक वीडियो डाल दूँगा जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, पूरे जोश के साथ तैयारी करो। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए तैयारी को लेके, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज़ के लिए जोश होता है, क्यूरोसिटी होती है, तब कितना भी हार्ड रास्ता वो हमें आसान लगने लगता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर एक जोश रखना है। कभी भी किसी चीज़ को देखकर, किसी नोट्स को, किसी चैप्टर को देखकर ये नहीं सोचना है ये चैप्टर तो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, मुझे तो ये कैसे आएगा, मुझे अब तक इंग्लिश नहीं आई तो अब कैसे आएगी। ये जितनी भी नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहे तो आपकी तैयारी शुरू करने से पहले ही 60%, 70% समझ लो पहले ही हार मान चुके हो आप। और मन, हारे हुए मन से तैयारी करने का मतलब है आपकी पक्का हार होगी। और अगर आप पहले ही कॉन्फिडेंट हैं, आप पूरी जी जान से तैयारी करना चाहते हो, तो आप समझ लो तैयारी करने से पहले जो आपका मन है, जो कि आप 90% पहले ही जीत का मन बना के तैयारी कर रहे हो, वो आपको 100% जीत तक लेकर जाएगा। तो पूरा जोश रखिए तैयारी के बीच, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार उनको समझिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए, बेवजह का कोई कमेंट मत करिए, सिर्फ काम का कमेंट करिए। कम टू द पॉइंट अगर हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनके लिमिटेड नोट्स होते हैं, उनके सोर्स जो हैं पढ़ने के वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड सोर्स जिस बच्चे के पास है, समझ लो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास इतना कुछ है पढ़ने के लिए और उसको याद वो टाइम टू टाइम रह नहीं पाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको एग्ज़ाम क्रैक कराएंगी, बहुत ज़्यादा एडवांस तक की नहीं सोचनी है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाइए, किसी भी डिपार्टमेंट के 10 साल के एग्ज़ाम को उठाइए, एसएससी के 10 इयर्स के एग्ज़ाम देखिए, या डीएसएसबी के, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के। वनडे एग्ज़ाम छोड़िए, आप यूपीएससी तक का देखिए। तो जब आप 10 साल तक के एग्ज़ाम उठाते हो सॉरी, तो आप एक नतीजे पे पहुंचते हो, आपको खुद फील हो जाता है कि अगर मैं ये बेसिक्स चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरा 50 to 60% एग्ज़ाम बेसिक्स चीज़ों पर स्टैंड करता है। हमारे मन में जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो एक दिमाग में बात सेट हो गई कि पेपर बहुत एडवांस आया था, पेपर बहुत एडवांस आएगा, एडवांस नहीं है वो। आपको जो चीज़ नहीं आती वही आपके लिए एडवांस है। भाई मुझे अगर कुछ नहीं आता तो मेरे लिए तो वो हार्ड है, और जो हार्ड है वही मुझे एडवांस लगता है। तो कुछ भी एडवांस नहीं है अगर उसको पढ़ने का तरीका आपका सही है,
अगर सही तरीके से तैयारी और सही तरीके से पढ़ाई की जाएगी तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, सब कुछ आसान तरीके से समझ आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इंग्लिश की जो भी वीडियो डालूँ वो बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझाऊँ, ताकि उसके बाद जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। चलिए आप इस पे काम करिए। आज शाम तक मैं भी एक वीडियो और डालने की मेरी तैयारी रहेगी। एक वीडियो पे मैं काम और कर रहा हूँ, मतलब मुझे पहले टाइप करना पड़ता है, आपको पता है टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो शाम तक अगर वो चीज़ हो जाती है तो एक वीडियो और अपलोड करूँगा मैं। और राष्ट्रपति का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उस पे क्वेश्चंस की भी एक वीडियो मैं लाऊंगा, जो कि मे बी कल या परसों में आ जाएगी। तो उस पे हम सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आपको जितना भी वीडियो में बताया था, आप वीडियो की भी टाइमिंग्स मत देखिए, जैसे कोई टाइमिंग 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है। स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे आपको एकदम 1 घंटे का मटेरियल दे दिया तो आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरियत फील हो। तो वो स्टार्टिंग के अंदर 10 15 20 मिनट की वीडियो डाली गई थी, वो सिर्फ इसलिए कि आप एक बार पढ़ के ये देख लें कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अब आगे आगे जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो वीडियो आपकी आधा घंटा 1 घंटा कम से कम होंगी, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक कंप्लीट हो, उसकी नॉलेज हमें कंप्लीट हो। तो उस टॉपिक की नॉलेज बहुत डेप्थ तक की देने की कोशिश रहेगी मेरी, कि उसके बाहर आपको कुछ दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा किसी बुक को या किसी चैनल पे जाके दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।